हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ सारे साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मैं सभी स्टूडेंट का स्वागत करती हूँ अपने प्लेटफॉर्म RWT ऑफिशियल में। तो साथियों, हम आपको सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट करा रहे थे, उसी श्रृंखला में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। ये इससे पहले मैंने आपको 7 प्रैक्टिस सेट इसके करा दिए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम अपने प्रश्न पर चलते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न हमारा इस प्रकार है, अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स, अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं NR नारायण मूर्ति। इसका जो राइट आंसर है वो बी है। डॉक्टर किरण बेदी, इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो डॉक्टर किरण बेदी भारतीय पुलिस सेवा में चयनित होने वाली ये प्रथम महिला अधिकारी हैं। इन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो है इट्स ऑलवेज पॉसिबल। क्या लिखी है? इनकी पुस्तक का जो नाम है इट्स ऑलवेज। मैं जो बोलती हूँ आप उस पर ध्यान देना। आप अपने फ़ोन में जब वीडियो स्टार्ट करें तो आप कैप्शन को ऑन कर लें, जिससे हम जो भी बोलेंगे वो पूरा लिख के आएगा। तो इनकी जो पुस्तक है वो है इट्स ऑलवेज पॉसिबल नामक इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, किरण बेदी ने। शशि थरूर जो है वो भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। ये एक भारतीय कौन है? राजनीतिज्ञ हैं। ये 2009 में केरल से तिरुवनंतपुरम से ये लोकसभा सांसद रहे। लोकसभा के सांसद ये रहे 2009 में। इनकी जो प्रमुख रचना है शशि थरूर की वो है रीजन ऑफ स्टेट। क्या है इनकी पुस्तक का नाम? इनकी जो रचना है वो है रीजन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। प्रश्न है, निम्न खिलाड़ियों में से कौन 2018 के हालिया दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला में गेंद से छेड़छाड़ के मामले में सम्मिलित नहीं था। यानी निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन 2018 की हालिया दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला में गेंद से छेड़छाड़ में जो शामिल नहीं था। तो उनका नाम है टिम पेन। कौन है? टिम पेन। ये इस टेस्ट श्रृंखला में छेड़छाड़ में शामिल नहीं थे। और ये जो विकल्प 3 हैं, ये ए ऑप्शन डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ, कैमरॉन बैक्रॉफ्ट, ये तीनों गेंद से छेड़छाड़ में ये शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। प्रश्न है हमारा 3, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है। तो फ़ारेनहाइट स्केल पर जल का जो क्वथनांक होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, तथा गलनांक जो होता है कितना होता है? गलनांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस स्केल में जो भी निम्न संबंध होता है वो मैं आपको बता दूं। इनका जो निम्न संबंध है, इसमें जहाँ टी क्या दर्शाता है, टी है फ़ारेनहाइट में तापमान है, और TC जो दर्शाता है वो सेल्सियस में तापमान। ये इसका संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है। तो इनमें से कौन सी बागान फसल नहीं है? तो मोटा अनाज। क्या मोटे अनाज जो होते हैं वो बागानी फसल नहीं होते हैं? ज्वार है, बाजरा है, रागी है, जौ आदि ये मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। तो मोटे अनाज के अंतर्गत कौन आते हैं? जौ, बाजरा, रागी, ये इत्यादि मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। चाय, कॉफ़ी, काजू प्रमुख बागानी फसल है। चाय, कॉफ़ी, काजू
ये प्रमुख बागानी फसल यानी नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं। किसके? ये तीनों बागानी या नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं। चाय का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? असम राज्य में। चाय सबसे अधिक कहाँ होती है? असम में। असम राज्य में। तथा जो कॉफ़ी का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है, कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है बच्चों। कर्नाटक। कॉफ़ी कर्नाटक, चाय असम। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न है 5 बच्चों। तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा प्रश्न क्या है? तूर दाल को किस नाम से जाना जाता है? तो तूर दाल को हम बच्चों अरहर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अरहर के नाम से जानते हैं। अरहर का ही अन्य नाम क्या है? तूर है। अरहर दाल इस अरहर दाल का जो प्रमुख स्रोत होता है वो बच्चों प्रोटीन। क्या होता है इसका प्रमुख स्रोत? प्रोटीन होता है। अरहर जो है वो फलीदार फसल होने के कारण मिट्टी के उर्वरकता बढ़ाने में एवं नाइट्रोजनी तत्वों की आपूर्ति में ये सहायता करती है या सहायक होती है। तो अरहर क्या है? अरहर एक फलीदार फसल है। कैसी है बच्चों? फलीदार फसल है। और ये फलीदार फसल होने के ही कारण ये मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने में और नाइट्रोजनी जो भी तत्व होते हैं उनकी आपूर्ति में सहायक होती है। भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है। तो जो हमारा भारत है वो दाल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो हमारा प्रश्न इस प्रकार है, जैसे प्रश्न को पढ़ते हैं बच्चों। रिक्त स्थान की हमें इसमें पूर्ति करनी है। का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के, यानी कि इसमें किसका प्रयोग हमें हवा और बल के वेग को मापने के लिए किया जाता है? तो एनीमोमीटर का प्रयोग हम हवा और बल को मापने में करते हैं। एनीमोमीटर का प्रयोग हम किस में करते हैं? हवा को मापने के लिए करते हैं। तो इसमें ऑप्शन जैसे इसका जो राइट आंसर है वो है डी। अब ऑप्शन में ये दिया लेक्टोमीटर। तो लेक्टोमीटर का हम उपयोग किस में करते हैं? तो दूध के घनत्व को मापने के लिए हम किसका करते हैं? लेक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। और थर्मामीटर का प्रयोग किस में करते हैं? तो थर्मामीटर का प्रयोग किसी भी व्यक्ति या वस्तु का तापमान मापने के लिए, किसमें? थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति के या वस्तु का तापमान मापने के लिए हम थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या है 7। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को बच्चों, मैंने आपको बता दिया। वैसे ही विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को। ये आप याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। 14 नवंबर को, तो 14 नवंबर को हम विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं। ऐसे ही आपको कुछ इम्पोर्टेंट डेज और मैं आपको बता दे रही हूँ जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को। और विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को, ये मार्च है। विश्व योग दिवस मनाते हैं 21 जून को। विश्व अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई। टाइगर दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। तो ये इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिया। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। ये भी इम्पोर्टेंट आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या है 8। प्रश्न को पढ़ते हैं बच्चों। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है?
तो मानव अधिकारों की जो सार्वभौम घोषणा अनुच्छेद 6 जो संबंधित है वो कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार, यानी कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता के अधिकार से संबंधित, इससे मानते हैं अनुच्छेद 6 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। प्रश्न है हमारा 9। प्रश्न को पढ़ते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो मुख्यालय है वो बच्चों मुंबई में स्थित है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है सी। तो जो इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आप जान लो। इसकी स्थापना जो हुई थी 1992 में। कब बच्चों? 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। 2021 में यह विश्व का 10वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बना। और ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो मुख्यालय ये विश्व का 10वां 2021 में स्टॉक एक्सचेंज बना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। और बम्बई जो स्टॉक इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1875 में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1992 में। कब हुई? 1992 में। यह भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और ये भारत और एशिया का क्या है? सबसे बड़ा एक्सचेंज स्टॉक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है हमारा 10। भारत की केंद्र सरकार ने, यानी कि भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को डैश का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो मोटे अनाज। भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को मोटे अनाज का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत क्या है? पोषण सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत क्या है? जो भी मोटे अनाज की खेती है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। इस पोषण सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए मोटे अनाज की खेती के लिए क्या बढ़ावा दिया जा रहा है बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी मोटे अनाज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न को पढ़ते हैं। हमें इसमें रिक्त स्थान की बच्चों पूर्ति करनी है। एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है, तो वो कौन सा है? वो है नौचंदी का मेला। कौन सा मेला है? नौचंदी का जो मेला है उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के एक सप्ताह के बाद ये लगता है। होली के कितने बच्चों? एक वीक के बाद ये मेला लगता है। यह मेला हिंदू और मुस्लिम की यह मेला जो नौचंदी का जो मेला है वो हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक है। इस मेला में क्या है? हिंदू और मुस्लिम इन दोनों की एकता का प्रतीक है। कुंभ मेला जो है हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है। ये नौचंदी का मेला है वो दोनों की एकता, दोनों का हिंदू मुस्लिम। लेकिन जो हमारा कुंभ मेला है वो हिंदू धर्म को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कुंभ मेला हिंदू धर्म को दर्शाता है। हिंदू धर्म का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है जो प्रायः कहाँ लगता है? हरिद्वार। 4 जगह ये मेला लगता है। हरिद्वार में लगता है और उज्जैन में लगता है और उज्जैन, नासिक, प्रयागराज। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज इन जगह पे ये मेला लगता है। कुंभ मेला प्रयाग में गंगा यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर, हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर ये लगता है। उज्जैन में ये क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है और ये उज्जैन में कहाँ लगता है? क्षिप्रा नदी के तट पर। तथा नासिक में ये गोदावरी नदी के तट पर लगता है। तो मैंने इन चारों ऑप्शंस के बारे में जान लिया है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है हमारा 12। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो बच्चों इसकी जो खोज की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग है वो ग्राहम बेल ने टेलीफोन और लुई पास्चर ने पास्चुरीकरण की खोज की थी। ग्राहम बेल ने किसकी की? टेलीफोन की। मैंने आपको बता दिया, बोल दिया एक साथ। और लुईस पास्चर ने किसकी की है? पास्चुरीकरण। इन्होंने पास्चुरीकरण की खोज की। अलेक्जेंडर ने जो खोज की है वो टेलीफोन की है। किसकी? टेलीफोन। मैंने आपको 2-3 बार बता दिया जिससे आपको याद रहे और जब भी आप इस क्लास को लें तो आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं आपको 2-3 बार बोल देती हूँ बच्चों। आप हमारी क्लास को जब भी देखें तो पूरी वीडियो को देखें, बीच में ना छोड़ें। ये आपके एग्ज़ाम के लिए पीपल्स बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और हमारे चैनल को
अगर हमारी वीडियो पसंद है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हमारा प्रश्न संख्या है 13। भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। तो हमें रिक्त स्थान में भरना है। तो भारतीय, मैंने आपको प्रश्न तो पढ़ दिया है, भाषाओं की सूची प्रदान करती है, तो वो कितनी भाषाओं की सूची पर? 8वीं अनुसूची में। चलो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय गणराज्य के किसकी आधिकारिक जो भाषाओं की सूची प्रदान की गई थी। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 8वीं अनुसूची में हमें 14 भाषाएं, 8वीं अनुसूची में कितनी 14 भाषाएं थी, कितनी थी? इसमें 14 भाषाएं थी। लेकिन जब बाद में उसमें संशोधन किया गया तो इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई? फिर इनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। तो वो 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं? जैसे 22 भाषाएं, जैसे फर्स्ट नंबर पे आता है असमिया। आप जो मैं कह रही हूँ उसको आप सुनना, नोट कर लेना आप। फर्स्ट है असमिया, बांग्ला, बोडो। 22 भाषाओं को मैं आप बता रही हूँ। डोगरी है, गुजराती है, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा मैंने बोल दिया, उड़िया, पंजाबी, उड़िया के बाद पंजाबी, संथाली के बाद है संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। ये हमारी 22 भाषाएं हैं जो संविधान संशोधन द्वारा इनकी संख्या बढ़ा दी गई थी, लेकिन 8वीं सूची में 14 भाषाएं थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या है 14। रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है कि नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो वो है महाअधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है बच्चों, बल्कि ये राज्यपाल के द्वारा है। महाअधिवक्ता की जो नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 165 में इसको चर्चित किया गया है। कितने? अनुच्छेद 165 में महाअधिवक्ता के पद पर उसी व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए योग्य होता है। तो महाअधिवक्ता की पद पर उसी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है बच्चों जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए योग्य हो। महाअधिवक्ता को यह अधिकार है कि वह उस राज्य के विधानमंडल में या उसकी किसी समिति की बैठक में भाग ले सकता है। यानी कि उसके जो अधिकार है वो किसी भी विधानमंडल या किसी समिति की बैठक में वो भाग ले सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता है। जो ये महाअधिवक्ता होता है ये मतदान नहीं कर सकता है बच्चों। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्यपाल तथा न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसकी? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल और न्यायवादी, इन तीनों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। तो इच्छा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा बच्चों। मैंने आपको एक बार नहीं 2 बार बता दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या है 15। पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। तो पहले भारतीय राज्य का जो नाम बताइए जिसके पास प्रत्येक परिवार में एक से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। तो वो है केरल राज्य। कौन सा है? केरल राज्य। तो ऑप्शन हमारा डी एकदम करेक्ट है। तो जो हमारे भारत का पहला राज्य केरल है, तो जिसके प्रत्येक परिवार के पास कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता, यानी कि कम से कम एक परिवार में एक सदस्य के पास बैंक खाता है, वो है केरल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या है बच्चों 16। प्रश्न को पढ़ते हैं। उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। तो वो वाहिनी कौन है? यूरेथ्रा। ये कहाँ होती है? वृक्क में। तो वृक्क नलिका में जो छूटा हुआ तरल मूत्र होता है, मैं इसको बारे में आपको थोड़ा डिस्कस कर देती हूँ।
इसका जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर है वो यूरेथ्रा है। लेकिन वृक्क जो है, वृक्क नलिका में छूटा हुआ जो तरल पदार्थ होता है, छूटा हुआ जो तरल पदार्थ होता है वो क्या होता है? मूत्र होता है। वृक्क नलिका इस मूत्र को वृक्क की संग्राही वाहिनी में ले जाती है। और वृक्क नलिका का काम क्या होता है? वो मूत्र को किस में ले जाती है? संग्राही वाहिनी में ले जाती है, जहाँ से वह मूत्र वाहिनी में ले जाया जाता है। संग्राहिनी से फिर कहाँ ले जाया जाता है? मूत्र वाहिनी में ले जाया जाता है। फिर मूत्र वाहिनी से मूत्र कहाँ आ जाता है? मूत्राशय में पहुँच जाता है। और मूत्राशय में मूत्र को कुछ समय के लिए संग्रह किया जाता है। उसके बाद क्या होता है? मूत्राशय यानी हमारे मूत्र को, यूरिन को किस में? मूत्राशय में क्या करते हैं? संग्रह, मूत्राशय में कुछ देर संग्रह रहता है, यानी कि कुछ देर उसमें रहता है। और अंत में ये किसके? मूत्र मार्ग के द्वारा ये बाहर निकल जाता है। मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से ये क्या है? फिर ये बाहर निकल जाता है, यूरेथ्रा। तो हम मूत्र मार्ग को ही क्या बोलते हैं बच्चों? यूरेथ्रा बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसे हम मूत्र मार्ग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या है 17। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है। यानी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय जो शिक्षा दिवस है वो हम 11 नवंबर को मनाते हैं बच्चों। कब मनाते हैं? 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी किस पे मनाते हैं? भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री और भारत रत्न से सम्मानित मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की स्मृति में मनाया जाता है। किसके ऊपर ये मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस? तो अब्दुल कलाम आज़ाद। किसके ऊपर? अब्दुल, नीचे लिख देती हूँ, अब्दुल कलाम आज़ाद, जो भारत रत्न, ये अब्दुल कलाम जो आज़ाद है ये भारत रत्न से भी सम्मानित हैं और ये हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानी भी हैं। भारत में शिक्षा के विकास में इनका भारत में जो शिक्षा का विकास हुआ है उसमें इनकी क्या है? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने अपनी निभाई है। अब्दुल कलाम आज़ाद इसी दिन 11 नवंबर 1888 को पैदा हुए थे। यानी कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो मनाते हैं तो इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या है 18। प्रश्न को पढ़ते हैं बच्चों। संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया था। यानी 8 सितंबर 2016 के तहत अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 2016 में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी अधिनियम को अधिसूचित किया गया था, यानी कि इसे नोटिफाइड किया गया था 8 सितंबर 2016 को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। जीएसटी के लिए 0%, 5%, 12% और 18। जीएसटी कितने प्रतिशत है? जीएसटी के लिए 0% और 5%, 12%, 18% और 28%। तो इसमें ये जो मैंने आपको प्रतिशत दर बताई है ये 5 स्लैब, कितनी? 5 स्लैब टैक्स दर, 5 स्लैब टैक्स दर, इन संरचना का अनुमोदन किया गया है इसमें जीएसटी में। और जो 97वें संशोधन ये किसके तहत है? ये अधिनियम सहकारी समितियों, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। यह 97वां जो संविधान ये समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या है 19। प्रश्न को पढ़ते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो जिला है वो है महोबा जिला, बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। कौन सा? महोबा जो जिला है वो बुंदेलखंड से क्षेत्र से संबंधित है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 2884 वर्ग किलोमीटर, कितना है? 2884 किलो वर्ग मीटर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है 20। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल
देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग है। तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है देश के कुल 7.3% कितना है, लगभग 7.3% है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, मैं आपको लिख देती हूँ, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद चौथे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जो क्षेत्रफल वाले ज़िले हैं वो घटते क्रम में मैं आपको बताती हूँ। खीरी, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई तथा सीतापुर। नेक्स्ट प्रश्न है 21। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो मथुरा के आसपास के क्षेत्र को हम सूरसेन, क्या कहते हैं, सूरसेन के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किस रूमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है? तो मदनाष्टक कृति रहीम द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? रहीम द्वारा रचित है। रहीम की अन्य कृतियां हैं जैसे रहीम दोहावली, बरवे नायका भेद, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा आदि ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचना है वो है पद्मावत लिख के बता देती हूँ आपको। इनकी जो रचना है वो है पद्मावत और अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, ये इनकी याद प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन हैं? तो दैनिक समाचार हिंदुस्तान पत्र का जो प्रकाशन कब हुआ? तो इस हिंदुस्तान पत्र का जो प्रकाशन हुआ वो हुआ सर्वप्रथम 1885 ईस्वी में। कब हुआ? हिंदुस्तान पत्र का प्रकाशन कब हुआ? 1885 ईस्वी में इसका सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ। मदन मोहन मालवीय इसके संपादक हैं। कौन है? मदन मोहन मालवीय। दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन है? मदन मोहन मालवीय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 24 नंबर। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया? तो कब कर दिया गया? 1968 में। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1968 में सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया। वर्ष 1989 में उर्दू को राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। और उर्दू को कौन सी द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है हमारा 25। निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो अकबर के दरबार के जो मुख्य चित्रकार थे वो कौन कौन थे? तो दसवंत भी थे इसके और मीर सैयद अली भी थे। तो इसमें दोनों ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो इसमें या तो इसमें दिया जाता सी एवं डी दोनों सही है, तो वो तो इसमें दिया नहीं गया, तो इसलिए इसमें सबको ही कॉमन नंबर मिले थे, यानी कि सबको नंबर मिला था। तो इसका जो ऐसे आंसर है वो इसका आंसर है सी और डी, यानी दोनों ही इसके राइट आंसर हैं, दसवंत और मीर सैयद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। 26 नंबर। रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है, यानी डेड डैश। फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे, वो कौन थे? जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। तो फैजाबाद के नवाब अवध की राजधानी, फैजाबाद किसकी राजधानी बनी? नवाब अवध की राजधानी बनने पर अयोध्या के जो अनेक कलाकार अवध दरबार में आ गए थे। तो वो कौन है? इस ऑप्शन के अनुसार खुशी महाराज। कौन है? खुशी महाराज। इसका जो आंसर है वो है खुशी महाराज। ये कहाँ के थे? पंजाब के सोरी मियाँ थे। खुशी महाराज और पंजाब के सोरी मियाँ कौन? दो लोग थे, फैजाबाद के एक प्रमुख संगीत कलाकार थे। तो कौन कौन थे? सॉरी मैंने आपको गलत बोल दिया। खुशी महाराज और दूसरे कौन थे? पंजाब के जो थे वो
कौन थे? सोरी मियाँ थे। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो बुंदेलखंड का जो लोकप्रिय लोकगीत है वो है आल्हा। क्या है बुंदेलखंड का? आल्हा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 28 नंबर। निम्न में से कौन सी नदी भारत के ब्रह्म घाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो शारदा नदी। कौन? शारदा नदी भारत के ब्रह्म घाट पर करनाली नदी से ये मिलकर घाघरा नदी के नाम से आगे बढ़ती है एवं बिहार में रेवलगंज के पास गंगा में मिल जाती है और ये बिहार में फिर रेवलगंज से मिलकर ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या है 29। निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहा जाता है? तो किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? तो वो है यूरेनियम। क्या है? येलो केक। येलो यूरेनियम को हम क्या कहते हैं? येलो केक। यूरेनियम अयस्क का परिष्कृत रूप है येलो केक। इसका जो राइट ऑप्शन है बच्चों वो है बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या है 30। निम्न में से किस विख्यात व्यक्ति ने 2018 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त किया है? तो वो कौन है? गुलाम मुस्तफ़ा खान। तो गुलाम मुस्तफ़ा खान को वर्ष 2018 का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण उनको प्रदान किया गया। वर्ष 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित करने वाले कौन हैं? प्रभा अन्ने, राधेश्याम खेमका और जनरल बिपिन रावत, कल्याण सिंह। ये सारे पद्म विभूषण से सम्मानित कब हुए? 2022 में। 2018 में गुलाम मुस्तफ़ा खान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या है 31। प्रश्न को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के पहले महानिदेशक के पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है? तो वो हैं राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के पहले महानिदेशक विनीत जोशी। किसकी हुई है? विनीत जोशी की नियुक्ति कब हुई थी? 30 मार्च 2018 को हुई थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की स्थापना है जो है वो एक स्वायत्त एवं आत्मनिर्भर शीर्ष परीक्षा संगठन के रूप में की गई है। इसकी जो स्थापना आत्मनिर्भर उस पर की गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। G20 की बैठक 2018 में होगी तो किसकी हुई थी? G20 की बैठक 2018 में वो हुई थी ब्यूनस आयर्स की। किसकी हुई? ब्यूनस आयर्स। 13वां G20 शिखर सम्मेलन वर्ष 2018 ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना शहर में कहाँ हुई थी? अर्जेंटीना शहर में की गई थी। 2020 में जो इसका सम्मेलन हुआ वो सऊदी अरब में हुआ। कहाँ हुआ? सऊदी अरब में हुआ 2020 में। 2021 में इटली और 2022 में इंडोनेशिया। कहाँ हुआ? इंडोनेशिया। 2023 का जो सम्मेलन हुआ इसका वो भारत में होगा। 2023 का सम्मेलन कहाँ हुआ बच्चों? भारत में हुआ G20 बैठक। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या है 33। 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की? जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया। तो वेदांता कॉलेज की जो स्थापना 1825 में राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। इनको भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 34 नंबर। निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? तो
किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? श्रीलंका को। किसको? सीलोन श्रीलंका का पूर्व नाम है। सीलोन क्या है? पूर्व नाम है किसका? श्रीलंका का। ब्रिटिश शासन के दौरान हम श्रीलंका को सीलोन के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में अब हम इसे श्रीलंका के नाम से जानते हैं। इसकी जो राजधानी है जयवर्धनेपुर कोटे है और ये मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। मालदीव क्या है? मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। मालदीव की जो राजधानी है वो क्या है? माले। क्या है? माले। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या है 35। आपको मॉरिशस की भी राजधानी बता दूं तो मॉरिशस की जो राजधानी है वो कहाँ है? पोर्ट। मॉरिशस अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर में स्थित एक क्या ये भी एक द्वीपीय देश है। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट। चलिए हम अपने उसी प्रश्न पे पहुंचते हैं। 1869 में नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है, यानी कि 1869 में, तो हमें इसमें रिक्त स्थान भरना है। तो किसकी दूरी कम हो गई है 7000 किलोमीटर? तो वो है सुएज। किसकी? सुएज नहर के निर्माण से मुंबई से लंदन के मध्य 7000 किलोमीटर की जो दूरी है वो कम हो गई है। सुएज नहर भूमध्य सागर के लाल सागर से जुड़ती है। सुएज जो नहर है भूमध्य सागर के किससे? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। सुएज नहर भूमध्य जो सागर है उसको लाल सागर से जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। गणतंत्र दिवस 2018 की परेड के मुख्य अतिथियों में से एक मुख्य अतिथि कौन है? तो वो हैं आंग सान सू की। गणतंत्र दिवस 2018 की परेड के मुख्य अतिथि आंग सान सू की थी। बस 2018 की गणतंत्र दिवस परेड की जो आसियान के सदस्य देशों को आमंत्रित किया गया था। आसियान के सदस्य देशों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें आसियान के 10 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्र के प्रमुख शामिल हुए थे। और 2022 में क्या मुख्य अतिथि कोई नहीं था, क्योंकि उसमें कोविड-19 के कारण। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने खादी उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो अमेजन इंडिया। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया ने खादी उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा लास्ट प्रश्न है, क्योंकि यूपी पुलिस में 38 ही क्वेश्चन जीके जीएस के पोर्शन से पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे, जिन्होंने भारत में कई उद्योग की स्थापना की थी? तो वो हैं विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई भारत के प्रमुख वैज्ञानिक थे। कौन थे? भारत के प्रमुख वैज्ञानिक थे। इनको विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 1966 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। तो बच्चों, हमारे सारे प्रश्न ख़त्म हो गए। अब हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें बच्चों, जिससे हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अपनी पढ़ाई ऐसे ही करते रहिए अच्छे से, जिससे आपका पेपर आसानी से निकल जाए। आप डेली पढ़िए, एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए, कुछ नहीं जाता 1 घंटे में आपकी इससे तैयारी ही होगी। तो पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। अब तो वैसे भी पेपर जल्दी आने वाला है, तो आप डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।